ओके सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मेरा नाम है मोहित चौहान और इस वीडियो में हम स्टार्ट करें अपना चैप्टर नंबर 4 विच इज प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये आपका अल्टीमेट कोर्स होने वाला है ऑन इंडियन पॉलिटी। तो इसमें ऑलरेडी हम 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। लेट्स सी व्हाट ऑल वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर। सो इस चैप्टर में हम देखने वाले सबसे पहले आपके प्रियम्बल का कुछ इंट्रोडक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल, इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रियम्बल, कीवर्ड्स क्या क्या दे रखे हैं आपके प्रियम्बल्स में, सिग्निफिकेंस क्या है प्रियम्बल की, और प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे है, अमेंडेबिलिटी क्या है प्रियम्बल की। तो ये सब चीजें आज हम इस चैप्टर में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्लास। और देखिए ये जो हम कवर कर रहे हैं, ये कवर कर रहे हैं आपके 6th एडिशन ऑफ एम लक्ष्मीकांत। ये कुछ मेरे बारे में दे रखा है और ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं ताकि आपको इन सभी क्लासेस की पीडीएफ्स मिलती रहें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द इंट्रोडक्शन। अब प्रियम्बल है, प्रियम्बल होता क्या है, कहां से आया है, फर्स्ट टाइम कहां स्टार्ट हुआ था, तो वो सब जान लेते हैं। सबसे पहले प्रियम्बल जो स्टार्ट होता है वो होता है फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और इसके बाद अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आप देखेंगे कि बहुत सारी कंट्रीज ने प्रियम्बल को यहाँ पे अडॉप्ट किया। उन्हीं में से एक कंट्री थी यहाँ पे इंडिया। इंडिया ने भी जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया तो उसके आगे एक पेज ऐड कर दिया जिसका नाम था प्रियम्बल। अब ये बेसिकली प्रियम्बल होता क्या है। प्रियम्बल इज द एसेंस और यू कैन से समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये एसेंस है, समरी है, मतलब ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन को एक पेज में बता देता है कि आगे आपका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे रहने वाला है, ठीक है। आपने सुना होगा एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट जिनका नाम था N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला ने ये बोला था प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जैसे एक आपका आइडेंटिटी कार्ड होता है, उसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है, एक जनरल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें हमारे हमको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं। और देखिए सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन आप प्रियम्बल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट होते देख सकते हैं, वो है आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है। फर्स्ट टाइम ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था इन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन विच वाज मूव्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, एंड लेटर अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये जो आप यहाँ पे टेक्स्ट देख रहे हैं, दिस इज द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसकी जो वर्डिंग्स है वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए, ठीक है। मतलब इस पे मैं और ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करूंगा, बट इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। तो इसको हम पहले वर्ड टू वर्ड एक बार देख लेते हैं, उसके बाद आगे इसके हर एक वर्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले इसके यहां पे बात करें तो यहां पे लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन। हम अपने सिटीजन को सिक्योर करने वाले हैं क्या, दैट इज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। जस्टिस ऑफ व्हाट, जस्टिस ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है। ये आपका सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस होने वाला है। लिबर्टी किस चीज की, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है। इक्वालिटी, इक्वालिटी कैसे, ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, लोगों के स्टेटस में और अपॉर्चुनिटी में यहाँ पे इक्वालिटी रहने वाली है। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, फ्रेटर्निटी, हम यहाँ पे ब्रदरहुड, ब्रदरहुड यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे देख सकते हैं इन द प्रियम्बल। अब इसके आगे प्रियम्बल में क्या दे रखा है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसे अडॉप्ट किया है, दिस 26th डे ऑफ नवंबर। तो ये यहां पे क्या शो कर रहा है कि प्रियम्बल किस दिन अडॉप्ट हुआ है, 26th डे ऑफ नवंबर 1949, डू हेयर बाय अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। तो ये है आपका प्रियम्बल और इसके एक एक वर्ड को हमारे लिए पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए प्रियम्बल तो हमने पढ़ा, क्या प्रियम्बल अमेंडेबल है, तो इसका आंसर होगा जी हाँ, प्रियम्बल अमेंडेबल है और ये एक बार ऑलरेडी अमेंड हो चुका है बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। इट हैज बीन अमेंडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। और इसमें आपके कुछ वर्ड्स जोड़े गए थे, जैसे आप यहां पे देख सकते हैं सोशलिस्ट और सेक्युलर, एंड वन इज इंटेग्रिटी। तो ये आपके कुछ वर्ड्स है जो जोड़े गए थे बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। सो दिस इज द थिंग अबाउट प्रियम्बल, or you can say the text of preamble.
इसके बाद हम देख लेते हैं द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रियम्बल। इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है प्रियम्बल के। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट क्या है, द फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पे आपको क्या दिख रहा है, आपको क्या लगता है कि यहां पे सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या होगा। आप इधर देख सकते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया आर द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन को जो अथॉरिटी मिल रही है वो कहां से मिल रही है, फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया से। फिर उसके बाद आपका दूसरा इंग्रेडिएंट यहां पे हो जाता है, दैट इज नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। इंडियन स्टेट का नेचर कैसे रहने वाला है। तो आपको क्या लगता है इंडियन स्टेट कैसा रहेगा। तो कभी भी आप बोलते हैं इंडिया को, तो आप बोलते हैं इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री, वी आर अ सोशलिस्ट नेशन, वी आर ऑल्सो अ सेक्युलर कंट्री। तो यहां पे आप देख पाएंगे सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ऑल दीज शोज द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। ये सभी आपको जो वर्ड हैं ये एक एक करके पढ़ने हैं और ये इस बुक में बहुत अच्छे से दे रखे हैं। फिर इसके बाद यहां पे आ जाते हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या लोगों को प्रोवाइड करवाने वाला है। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो जाएंगे, जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिस प्रोवाइड करवाना चाहता है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ऑल दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। फिर इसके बाद यहां पे ऑब्जेक्टिव के अलावा क्या और आपका इंग्रेडिएंट हो सकता है, नेक्स्ट वन इज डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये मैंने आपको बताया डेट ऑफ अडॉप्शन क्या हो गया, दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 इज द डेट ऑफ अडॉप्शन। ध्यान रखिएगा 1950 नहीं है, 26 जनवरी नहीं है, दिस इज 26th डे ऑफ नवंबर ऑफ 1949, एग्जैक्टली एक महीने पहले। ठीक है, 26 जो आपका जनवरी 1950 आता है उससे एग्जैक्टली एक महीने पहले हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन यहां पे अडॉप्ट कर लिया था, दैट इज इन 1949। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं इन सभी एक एक वर्ड्स को एक एक करके, मतलब यहां पे हम अच्छे से इन डेप्थ पढ़ेंगे। ये जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, चाहे सॉवरिन हो, सोशलिस्ट हो, सेक्युलर हो, डेमोक्रेटिक हो, रिपब्लिक हो, और भी जितने भी आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको इन डेप्थ हमें पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सॉवरिन की। ठीक है, सॉवरिन वर्ड जो है ये शो क्या करता है, इट शोज दैट या फिर इट इंप्लाइज दैट इंडिया इज अ सॉवरिन स्टेट। ठीक है, मतलब इंडिया इज नीदर अ डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर कंट्री या फिर एनी अदर नेशन। मतलब इंडिया किसी और दूसरे देश के अंडर नहीं आता है, इंडिया अपने आप में एक आजाद देश है। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। और इंडिया के ऊपर इसकी गवर्नमेंट के अलावा या फिर गवर्नमेंट भी खुद एज मतलब अगर आप इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो इसके अलावा कोई और अथॉरिटी नहीं है जो इंडिया के यहाँ पे अफेयर्स को कंट्रोल कर सके। इंडिया अपने अफेयर्स खुद डिसाइड कर सकता है कि व्हाट दे वांट टू डू इन देयर कंट्री एंड आउट ऑफ देयर कंट्री। ठीक है, अब इंडिया ने एक बार 1949 में, ठीक है 1949 में ही इंडिया ने कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन की फुल मेंबरशिप को यहां पे अडॉप्ट किया था। मतलब इंडिया जो है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का फुल मेंबर बन गया था। तो इसका मतलब क्या इंडिया सॉवरेन नहीं रहा, क्या कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन की सॉवरेनिटी इंडिया के ऊपर आ गई है। तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब इंडिया की मेंबरशिप जब इंडिया ने यूएनओ का मेंबर बना था तो उस टाइम पे भी जो इंडिया की सॉवरेनिटी है ना वो किसी भी एंगल से कम नहीं हुई थी। ठीक है, ऑल दीज आर द नेशन जिनके हम मेंबर हैं, जहां पे हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, बट डेफिनेटली उनके डिसीजंस इंपैक्ट तो करते हैं बट दे कैन नॉट कंट्रोल आवर अफेयर्स। ये हमारे अफेयर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द सॉवरेनिटी। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट वर्ड आ जाता है, दैट इज सोशलिस्ट। अब सोशलिस्ट की बात करें, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब इंडिया की आजादी हुई उस टाइम पे ये सोशलिस्ट वर्ड जो है इंडिया के प्रियम्बल में नहीं था। इट वॉज एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, इन 1976। ठीक है, इंडिया का जो ये सोशलिस्ट वर्ड है दिस वॉज एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अब सोशलिस्ट का मतलब क्या है, सोशलिस्ट का सोशलिस्ट का मतलब है आपका दैट इज सोशल ऑनरशिप ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, और डेमोक्रेटिक कंट्रोल ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री ऑन द मींस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द सोसाइटी। मतलब इंडिया के जितने भी रिसोर्सेज हैं उन पे उनके उसके सभी लोगों का अधिकार है, सभी सिटीजन्स का अधिकार है। सो दिस इज द सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ द कंट्री। और देखिए ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत नई नई चीज है कि या फिर ये पहली बार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे अडॉप्ट करी गई। तो अगर आप देखें
तो ये जो आपका सोशलिस्टिक कंटेंट है ना, ये ऑलरेडी इंडिया के डीपीएसपी में ऑलरेडी दे रखा था। ठीक है, मतलब जो इंडिया के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हो जाते हैं उसमें सोशलिस्टिक पैटर्न को ऑलरेडी शो कर रखा था। बट अब इस चीज की बात करें बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, यहां पे अब इंडिया ने जो आपका सोशलिस्ट वर्ड है इसको एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया है। मतलब पहले इंप्लिसिटली मेंशन था, नाउ इट हैज बीन मेंशन्ड एक्सप्लिसिटली इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये ऑलरेडी ये सोशलिस्टिक पैटर्न जो है ये ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी जो थी उस टाइम पे अपने, आप देखेंगे कि जो इनका आबादी वाला सेशन था इन 1955, दे हैव ऑलरेडी अडॉप्टेड द सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। अब उस चीज को इन्हें फुलफिल करना था तो इन्होंने इन 1976 इसको यहां पे चेंज कर दिया और सोशलिस्टिक पैटर्न को एक एक्सप्लिसिट मेंशन कर दिया इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब यहां पे इंडियन सोशलिज्म की बात करें तो ये एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, कम्युनिस्टिक सोशलिज्म नहीं है। सोशलिज्म भी आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है कम्युनिस्टिक सोशलिज्म जैसे आपका चलता है चाइना में, ठीक है, चाइना में और यूएसएसआर में। फिर उसके बाद होता है आपका डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जहां पे आपके इलेक्शन, सो कॉल्ड आपका जो रशिया है आज की डेट में वो बोलता है कि हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, पर ऐसा दिखता नहीं है। अब फिर इंडियन सोशलिज्म की बात करें तो ये ब्लेंड है, ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म, ठीक है, एंड गांधीज्म। तो गांधीज्म और मार्क्सिज्म का ये एक ब्लेंड है जिसमें कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा लीन करता है टुवर्ड्स द गांधीयन सोशलिज्म। ठीक है, अब गांधी जी के विचारों को जब हम डीपीएसपी पढ़ेंगे तब बहुत अच्छे से जानेंगे। कुछ विचार आप डेफिनेटली जानते होंगे, बाकी विचारों को हम जानेंगे गांधी जी एक्चुअली चाहते क्या थे। ओके, सो हमें अपने सोशलिज्म का एम पता पड़ गया, और द एम ऑफ आवर सोशलिज्म इज टू एंड पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, मतलब लोगों को अपॉर्चुनिटी सभी को एक जैसी मिलनी चाहिए। सो दिस इज अबाउट द सोशलिस्टिक थिंग इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट आता है आपका सेक्युलर। अब सेक्युलर जो वर्ड है, अगेन दिस वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। मैंने आपको शो किया था बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट तीन वर्ड ऐड हुए थे, जैसे सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। तो ये दूसरा वर्ड है सेक्युलर जो आपका ऐड हुआ था। अब सेक्युलर का मेन मतलब क्या है? इफ यू गो बाय द लिटरल मीनिंग तो सेक्युलर का मतलब होता है द बिलीफ दैट द रिलीजन should not influence or be involved in the organization of the society, education, government। मतलब आपका जो रिलीजन है वो आपकी गवर्नमेंट से और सोसाइटी से बिल्कुल अलग रहना चाहिए। बट इंडिया का जो सोशलिज्म है दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न, सॉरी, इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न सेक्युलरिज्म। अब इंडियन सेक्युलरिज्म एक पॉजिटिव कंसेप्ट है, जो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म है वो एक नेगेटिव कंसेप्ट है, इंडियन सेक्युलरिज्म पॉजिटिव कंसेप्ट है। इंडियन सेक्युलरिज्म में हम बोलते हैं द पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, ऑल द रिलीजन हैव द सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। ठीक है, मतलब इंडिया में जितने भी रिलीजन है उनको गवर्नमेंट से एकदम बराबर सपोर्ट मिलता है। वहीं पे आप बात करें रिलीजन एंड द स्टेट आर द टू डिफरेंट थिंग, ठीक है, इन द वेस्टर्न सेक्युलरिज्म। तो इंडियन सेक्युलरिज्म क्या हो जाता है, यहां पे एक पॉजिटिव कंसेप्ट हो जाएगा, वेस्टर्न सेक्युलरिज्म एक नेगेटिव कंसेप्ट हो जाएगा। इंडियन सेक्युलरिज्म की बात करें तो ये चलता है इंडिया में अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 25 to 28, ठीक है, जिसमें हमें फंडामेंटल राइट गारंटी किए गए हैं टू द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और ये सब चीजें हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत पहले से इंक्लूड कर रखी हैं। आप देखिए तो इंडिया के जितने भी रिलीजन हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टैंड, वेदर दे आर मेजोरिटी वेदर दे आर माइनॉरिटी, चाहे वो किसी भी टाइप के रिलीजन हो, उनको सेम स्टेटस मिलता है और सेम सपोर्ट मिलता है फ्रॉम द स्टेट। मतलब इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से या फिर स्टेट की तरफ से यहाँ पे सेम स्टेटस और सपोर्ट, मतलब बेसिकली कि आपकी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि मेजॉरिटी रिलीजन है या फिर माइनॉरिटी रिलीजन है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, दैट इज डेमोक्रेटिक। अब डेमोक्रेटिक वर्ड जो है ये बहुत पहले से है, मतलब जब से हमारा प्रियम्बल बना है, जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, तब से ये डेमोक्रेटिक वर्ड हमारे प्रियम्बल में है। अब डेमोक्रेटिक की वर्ड की बात करें तो यहाँ पे दिस इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी, दैट इज पोजेशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपल। यहाँ पे लोगों के हाथ में पावर है, वी हैव पावर टू चूज। जैसे कि इंडिया में प्राइम मिनिस्टर होता है, यूएसए में प्रेसिडेंट होता है। सो ऑल दीज आर द डेमोक्रेटिक नेशन। अब डेमोक्रेसी से उल्टा क्या हो सकता है, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ डेमोक्रेसी? तो यहाँ पे इसका होता है टायरनी, ठीक है, या फिर डिक्टेटरशिप। आपने कई बार न्यूज़पेपर में सुना होगा कि जो गवर्नमेंट है दैट हैज बिकम डिक्टेटर। वो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब गवर्नमेंट मेजॉरिटी में होती है
और वो अपने डिसीजंस खुद लेने लग जाए विदाउट आस्किंग द पीपल और लोगों की मतलब लोगों के खिलाफ, तो इस टाइप से यहाँ पे हम कई बार बोल देते हैं कि गवर्नमेंट जो है डिक्टेटरशिप शो कर रही है। अब जैसे डिक्टेटरशिप के आपको एग्जांपल कहाँ मिलेंगे, आप देख सकते हैं जैसे कि नॉर्थ कोरिया में, ठीक है, ईरान अब मतलब एज सच ईरान में डिक्टेटरशिप नहीं है, बट वहां पे फिर भी जो आपका रूल है दैट इज ऑफ मोनार्की, ठीक है। तो यहाँ पे टायरनी, मोनार्की, इस टाइप की चीजें जो है ये सब डेमोक्रेटिक वैल्यूज के अगेंस्ट हो जाती हैं। सो दिस इज द थिंग। अब इसमें भी डेमोक्रेसी जो है वो दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरी होती है आपकी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसे कि स्विट्जरलैंड में फॉलो होती है, यहाँ पे पीपल जो है वो डायरेक्टली एक्सरसाइज करते हैं। मतलब कुल मिला के बात यह है, अगर मान लीजिए कोई बिल आता है, XYZ कोई भी बिल आता है, जैसे कि मान लीजिए आपका ट्रिपल तलाक बिल आया, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आता है आपका फार्म बिल जो आते हैं, ठीक है, जो आपके 3 फार्म बिल आए हैं उस टाइप के बिल आ जाते हैं। तो इन सब पे जब पीपल डिसाइड करेंगे बाय देयर वोट कि हम ये बिल चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, और यही बिल जो है वो यहाँ पे फाइनलाइज होंगे बाय द पीपल ऑफ इंडिया, तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट डेमोक्रेसी। बट वहीं पे, क्योंकि अगर आप इंडिया में देखें, इंडिया में लोग जो हैं वो यहाँ पे डिसाइड नहीं करते कौन सा लॉ आएगा कौन सा लॉ नहीं आएगा। यहाँ पे लोग जो है सिर्फ, या फिर पीपल ऑफ इंडिया जो है सिर्फ ये डिसाइड करते हैं कि उनकी गवर्नमेंट कौन सी रहेगी, एंड अगेन जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे डिसाइड करती है कि कौन से बिल पास किए जाएंगे और कौन से बिल पास नहीं किए जाएंगे। तो ये होती है आपकी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, मतलब हमने प्रतिनिधि हैं उनको चुन के दे दिया है, अब वो यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि विच लॉज टू बी मेड एंड विच लॉज आर नॉट बेनिफिशियल फॉर द पीपल। टोटल 4 इंपॉर्टेंट डिवाइसेस हैं जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में यहाँ पे फॉलो होती हैं। सबसे पहला है रेफरेंडम, दूसरा है इनिशिएटिव, थर्ड वन इज रिकॉल एंड फोर्थ वन इज प्लेबिसाइट। इन चीजों के बारे में हम नेक्स्ट अपने जो लेक्चर्स आएंगे उनमें देखेंगे कि व्हाट इज रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट। फिर इसके बाद आता है आपका इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो लोग होते हैं, पीपल एक्सरसाइज देयर पावर एंड दे चूज द गवर्नमेंट, और वो गवर्नमेंट जो है एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे लॉज बनाती है। इस चीज को हम बोलते हैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी दो टाइप की होती है, एक होती है आपका पार्लियामेंट्री और दूसरी होती है प्रेसिडेंशियल। तो इंडिया की अगर आप डेमोक्रेसी देखें तो रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी है। इसकी बात करें तो यहां पे आप देखेंगे कि इंडियन एग्जीक्यूटिव जो है वो रिस्पॉन्सिबल है टू द लेजिस्लेचर, दैट इज प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है टू द लेजिस्लेचर, मतलब टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो कुछ चीजें मैनिफेस्ट करता है बाय दिस डेमोक्रेटिक कैरेक्टर। क्या क्या चीजें मैनिफेस्ट करता है कि यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज रहना चाहिए, मतलब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी होना चाहिए, पीरियोडिक इलेक्शंस होने चाहिए, रूल ऑफ लॉ बना रहना चाहिए हमारे कंट्री में, ठीक है। फिर उसके बाद जुडिशरी जो है वो एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट मैटर है, एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। तो इस टाइप के ये जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो दे रखे हैं, ये शो करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का डेमोक्रेटिक कैरेक्टर। अब डेमोक्रेटिक जो वर्ड है ना, जो प्रियम्बल में यूज हुआ है, इट शोज द ब्रॉडर सेंस ऑफ एम्ब्रेसिंग नॉट ओनली द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बट ऑल्सो द सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। इसके बाद अगर हम बात करें कि अकॉर्डिंग टू BR अम्बेडकर डेमोक्रेसी कैसे इंपॉर्टेंट है, तो जब BR अम्बेडकर जी अपनी कंक्लूडिंग स्पीच दे रहे थे ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑन नवंबर 25 इन 1949, तो उस टाइम पे BR अम्बेडकर जी ने ये कहा था कि हमारी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जब तक नहीं रहेगी, मतलब या फिर जब तक रहेगी जब तक यहाँ पे हम सोशल डेमोक्रेसी को उसका बेस बना के चल रहे हैं। अब सोशल डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ, तो सोशल डेमोक्रेसी का मतलब है द वे ऑफ लाइफ विच रिकॉग्नाइज द लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। मतलब ये जो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी है, इसको आप सेपरेटली ट्रीट नहीं कर सकते, विच शोज द सेंस ऑफ, मतलब सेंस दैट टू डाइवोर्स वन फ्रॉम अदर, मतलब जो डेमोक्रेसी का मेन पर्पस है उस चीज को खत्म कर देगा। ये 3 वर्ड कौन कौन से हमने बताया, दैट इज लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये तीनों ही वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट शोज द ट्रिनिटी। अब जैसे कि हम देखें विदाउट इक्वालिटी, अगर हम इक्वालिटी नहीं रखते हैं लोगों के बीच में, तो लिबर्टी वुड प्रोड्यूस द सुप्रीमेसी ऑफ फ्यू ओवर मैनी, मतलब यहां पे कुछ लोग जो हैं वो बाकी लोगों के ऊपर राज करने लग जाएंगे। तो दिस शोज द सुप्रीमेसी ऑफ फ्यू ओवर मैनी। तो यहाँ पे इक्वालिटी जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर वहीं पे अगर हम देखें इक्वालिटी विदाउट लिबर्टी वुड किल द इंडिविजुअल इनिशिएटिव। तो आपके बेसिकली अगर आप देखें तो यहाँ पे पावरफुल लोग हैं या फिर जो आपके पैसे वाले लोग हैं वो उसको बढ़ने ही नहीं देंगे, तो वो वहां पे इंडिविजुअलिटी को भी यहाँ पे काफी हद तक खत्म कर सकता है।
और यही चीज सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्व करी थी इन 1997, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा एनविजाज कॉन्स्टिट्यूशन है वो एस्टेब्लिश्ड है ऑन द इगैलिटेरियन सोशल ऑर्डर। ठीक है, अब ये इगैलिटेरियन सोशल ऑर्डर क्या होता है, इसमें हर एक सिटीजन को सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस मिलना चाहिए, जिसमें कि आपका सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बनेगी ऑफ भारत रिपब्लिक। तो दिस इज इट अबाउट द डेमोक्रेटिक सिस्टम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया की डेमोक्रेसी कैसी है। फिर इसके बाद आता है आपका रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या है, दैट इज इंडिया का जो हेड ऑफ स्टेट है इज ऑलवेज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे कि अगर आप देखें रिपब्लिक का अगर आप अल्टरनेट वर्ड देखें या फिर इसका अपोजिट देखें तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज मोनार्की। ठीक है, रिपब्लिक और मोनार्की दो टाइप के आपके यहाँ पे डेमोक्रेटिक पॉलिटी हो सकती हैं। जैसे रिपब्लिक में आप देखें तो इंडिया हो गया, जिसमें हेड ऑफ स्टेट मतलब हमारा जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड है इनडायरेक्टली। ऑल्दो ब्रिटेन जो है वो एक रिपब्लिक नहीं है, ब्रिटेन एक मोनार्की है। ठीक है, वहां पे जो हेड ऑफ स्टेट है वो यूजुअली क्या तो किंग होता है या फिर क्वीन होती है, मतलब दे एंजॉय द हेरिडिटरी पोजीशन। वहां पे जो आपका हेड ऑफ स्टेट है वो कभी भी इलेक्टेड नहीं होता है। यूएस में इलेक्टेड होता है डायरेक्टली और इंडिया में होता है इनडायरेक्टली। तो वी बोथ कंट्री आर रिपब्लिक, ऐसे ही बहुत सारे और कंट्री भी रिपब्लिक हैं। अब इस रिपब्लिक के दो और मतलब हैं, दैट जो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी है वो किसके हाथों में है, वो लोगों के हाथों में है, किसी सिंगल इंडिविजुअल जैसे कि किंग या फिर क्वीन के हाथों में नहीं है। फिर दूसरा क्या है, यहां पे देयर इज अ एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेजेस, मतलब जो प्रिविलेजेस हैं वो किसी पर्टिकुलर क्लास या फिर कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी को नहीं मिले हुए हैं। वो यहाँ पे जो पब्लिक ऑफिसेज हैं वो सभी सिटीजन्स के लिए ओपन है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। और ये चीज हमें कहां शो कर रखी है, दिस हैज बीन शोन इन द फंडामेंटल राइट ऑफ आर्टिकल 16। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका दैट इज एम्प्लॉयमेंट इन द पब्लिक ऑफिस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ देश जो आपके यहाँ पे रिपब्लिक हो जाते हैं। जैसे आप यूएसए देखेंगे तो यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट क्या है, डायरेक्टली इलेक्टेड है। ठीक है, ऐसे ही सदर्न अमेरिका में जो है पूरा डायरेक्टली इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट है। अगर आप ये जो ऑरेंज कलर में देख रहे हैं ये वो सारी कंट्रीज हैं जहां पे हेड ऑफ स्टेट इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। सो दिस इज द थिंग विच शोज द रिपब्लिक नेशंस। ठीक है, तो यहां पे आपको समझ में आया। इस लेक्चर को हम अभी यहीं पे खत्म करते हैं, फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और यहां पे कोशिश करेंगे इसको पूरा कंप्लीट कर लिया जाए। If you like this session, then definitely you can press the like button, you can subscribe and you can press the bell icon for the further notification of our classes. आप यहाँ पे इस टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं ताकि आपको क्लासिक ये जितनी भी क्लासेस हो रही हैं इनकी पीडीएफ्स मिलती रहें। अगर आपको पीडीएफ्स चाहिए तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। ठीक है, और अपने प्लीज सजेशंस ना कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जितना आप इंटरेक्टिव बनेंगे और उतना ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।